बिलासपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संभागीय सम्मेलन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया संबोधित। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। भूपेश बघेल की सड़क को लेकर राजनीति। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी प्रतिक्रिया। विकास कार्यों की दी जानकारी। कोडागांव में कृषि मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा। 3 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। आश्रम छात्रावासों की सुधारे व्यवस्था। कौशल तिहार 2025 का आयोजन। लाइवलीहुड कॉलेज में कौशल तिहार का शुभारंभ। महापौर और विधायक रहे मौजूद। और धरती में विधायक अनुज शर्मा ने किया जनदर्शन। समस्याओं को किया निराकरण। खरौरा मंडल के सभी सरपंचों के साथ की बैठक। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली स्वच्छता दीदियों और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। कन्या भवन में आयोजित समारोह में 28 स्वच्छता दीदियों, 20 सफाई मित्रों और 10 स्वच्छता कमांडोज को पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिल्हा को देश के सबसे साफ सुथरे शहर का पुरस्कार मिला है। बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक और क्रीड़ाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। अरुण साव ने कहा कि स्वच्छता में प्रथम स्थान से छत्तीसगढ़ को देश में बड़ा सम्मान मिला है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये बिल्हा के लिए इतिहास का गौरवशाली पल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता संदेश को याद करते हुए कहा कि बिल्हा ने उसे सफलतापूर्वक लागू किया है। सिम्स ऑडिटोरियम बिलासपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्य रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है और विकास के लक्ष्य को आत्मसात करके देश की शक्ति बढ़ा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग के हितों के बारे में नहीं सोचा। अरुण साव ने मोदी सरकार के 11 सालों के विकास कार्यों को साझा करते हुए कार्यकर्ताओं को जन जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर एक देश एक चुनाव के विचार का भी समर्थन किया। साथ ही सिम्स परिसर में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। सम्मेलन में बीजेपी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुंगेली में 0.5 किलोमीटर की सड़क के लिए कुछ लाख रुपए की स्वीकृति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाकर सरकार चलाई और आज भी उसी सड़क पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बीते 20 महीनों में मुंगेली में 363 करोड़ रुपए की सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी विभाग से हुई है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल द्वारा किए गए विकास के दावों के मुकाबले बीजेपी सरकार ने सच में जमीन पर काम किया है और प्रदेश में समग्र विकास को गति दी है। बघेल जी ने लगातार 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, लूटने का काम, झूठ बोलने का काम और ठगने का काम लगातार ये उनका 5 साल का कार्यकाल था। अभी फिर एक झूठ बोला है उन्होंने। जानकारी कुछ मांग रहे हैं, प्रस्तुत कुछ ढंग से कर रहे हैं। ईएनसी से मांगा जा रहा है कि आपके कार्यालय से कितने के कार्य की स्वीकृति हुई। अब ईएनसी क्या जानकारी देंगे? उनके कार्यालय में, उनके अधिकार क्षेत्र में जो स्वीकृति का पावर है। नॉन बजटेड काम में 50 लाख तक के काम स्वीकृत करने का अधिकार प्रमुख अभियंता को है। और ये कह रहे हैं कि अरुण साव ने अपने मंत्री बनने के बाद 1.5 साल में इतने का काम स्वीकृत किया। थोड़ा जानकारी ठीक से ले लेते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि बजटेड काम की स्वीकृति वित्त विभाग तक जाती है। विभाग को अधिकार है 5 करोड़ तक के काम की स्वीकृति का। प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद
23-24 यानी 3 महीना, 24-25 पूरा 12 महीना और अभी 25-26 4 महीना। इस तरह से 1 साल और 7 महीने में 712 कामों की स्वीकृति, 4,500 करोड़ के करीब की स्वीकृति राज्य शासन से लोक निर्माण विभाग को हुई है। और मुंगेली का उन्होंने बताया, क्या बताया? आधा किलोमीटर काम की स्वीकृति। मुंगेली में 82 कामों की स्वीकृति हुई है 363 करोड़ रुपए की। ये आपकी सरकार नहीं है भूपेश बघेल जी, ये विष्णु का सुशासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने 5 साल झूठ बोला, जनता को ठगा, सड़कों को गड्ढे में तब्दील किया, एक भी सड़क नहीं बनाया, गड्ढे पाट। छत्तीसगढ़ में केरल के सांसदों के दौरे और कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है, ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन करना न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिरनपुर में हुई हत्या के समय ये नेता क्यों नहीं आए। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक तरफा राजनीति कर रही है और हर विषय को समान रूप से नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और सच्चाई सामने लाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। वो जो जिसका हो प्रदर्शन में, कांग्रेस अगर ऐसे बातों पर प्रदर्शन करेगी तो कांग्रेस जाने। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, मामला न्यायालय में है। वो क्या न्यायालय के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? न्यायालय में है, न्यायालय निर्णय करेंगे इन बातों का कि भाई करना क्या है, होना क्या है, क्या उन्हें जो प्रक्रिया सामने हुई थी उस पर एफआईआर लॉक करके और पुलिस ने प्रस्तुत कर दिया है। बाकी निर्णय न्यायालय का होता है, तो न्यायालय का निर्णय। आप मुझे बताओ ना भाई, अगर न्यायालय में कोई विषय है, कोई जमानत के लिए आवेदन लगाया है, तो आपके इस विषय पर रैली निकालने से क्या होगा? उसको मिल जाएगा जमानत कि नहीं मिलेगा? क्या प्रभावित कर लेंगे? न्यायालय को प्रभावित कर लेंगे? कोई ऐसा सोचता है क्या? सोचता होगा तो गलत सोचता है। लोकतंत्र में न्यायालय की जो स्थिति है संवैधानिक, वो बिल्कुल अक्षुण्ण है, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। न्यायालय अपने हिसाब से काम करे। पंचायती विभाग की बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 50 मैतारी सदन बनाए जाएंगे, जबकि पूरे प्रदेश में कुल 200 मैतारी सदनों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वहीं ई कॉमर्स कंपनी द्वारा संदिग्ध सामानों की बिक्री पर रोक लगाने के फैसले पर गृह मंत्री ने कहा कि इस दिशा में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कंपनियां या सप्लायर्स अब भी ऐसे सामान बेच रहे हैं, वे तत्काल बंद कर दें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। पंचायत विभाग में सारे ही तरह के कामों को सुचारू रूप से समय पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए और महतारी सदन का पहला फेज बनकर अब तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसका सर्वप्रथम पहले महतारी सदन प्रदेश में जो बना है उसको लोकार्पित करें, और इसके लिए लगभग हमारे 50 महतारी सदन अभी बनकर तैयार होंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया जाएगा। ये कल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। 200 महतारी सदन हम बनाने की दिशा में है, जो आने वाले 2-3 महीनों में पूर्ण हो जाएंगे, और उसके बाद फिर 170 और सदनों को शासन से मंजूरी मिली। इसके साथ ही साथ पंचायतों में निर्विवादित बंटवारा सुचारू रूप से हो जाए। जो पंचायत के सचिव हैं, पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर इसका उपयोग करके और अपलोड करें, और बाकी का काम फिर पर्ची बनाने का काम और जो नक्शा बटांकन का काम है, ये काम राजस्व विभाग के द्वारा समय पूर्वक किया जाता है। हम लोग अपने पंचायत को इसके लिए जागृत करने के लिए फिर से एक अभियान इसमें शुरू कर रहे हैं, ताकि निर्विवादित बंटवारा अब पंचायतों के माध्यम से आगे। प्रदेश के आदिम जाति कल्याण एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गुरुवार को कोंडागांव जिला कार्यालय में बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आश्रम और छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर कर बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। मंत्री ने कृषि क्षेत्र को राज्य के विकास की रीढ़ बताते हुए किसानों को समय पर बीज और
उर्वरक की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही। बैठक में विधायक लता उसेंडी, नीलकंठ टेकराम और कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना भी उपस्थित रही। मंत्री ने सभी विभागों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। कृषि और कल्याण मंत्री रामविचार नेताम गुरुवार को कोंडागांव पहुंचे। उन्होंने नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर जिलों के विभागीय कार्यों की समीक्षा की और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री नेताम ने ग्राम कोकड़ी स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति का भ्रमण किया। उन्होंने मक्का से इथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी ली और प्लांट को शीघ्र पूर्ण रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि संयंत्र के संचालन से किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक और दौरे में बस्तर प्राधिकरण उपाध्यक्ष लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। दीपक बैज ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूडीएफ सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि वे ननों की रिहाई में मदद करेंगे और राज्य सरकार को कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं करने के निर्देश देंगे। इससे साफ होता है कि राज्य सरकार ने बजरंग दल के दबाव में आकर ननों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया। केरल बीजेपी अध्यक्ष पहले ही ये स्वीकार कर चुके हैं कि नने निर्दोष है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बजरंग दल भय और आतंक का पर्याय बन चुका है। कभी मुस्लिम, कभी ईसाई, कभी सिख, हर अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि आदिवासियों को भी परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस ने बजरंग दल को संरक्षण देने और कार्रवाई न होने के विरोध में मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। क्या आप देखेंगे कल मतलब अमित शाह के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि एक आदिवासी युवा और ननों की गिरफ्तारी एक साजिश है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यूडीएफ के सांसदों ने मुलाकात की और उन्हें वस्तु स्थिति पूरा स्पष्ट अवगत कराया और उन्होंने कहा है, उस प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि इस मामले में पूरी तरह से मदद करेंगे, रिहाई में मदद करेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से भी वो कहेंगे कि कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध नहीं करेंगे। मतलब इस तरह के केंद्रीय गृह मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बजरंग दल के दबाव में ननों की और आदिवासी युवा की जो गलत ढंग से गिरफ्तारी की गई है, कहीं ये सीधा सीधा सरकार। प्रदेश में 72,000 से ज्यादा मितानिनों की हड़ताल पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मितानिनों से नियमित वेतन वृद्धि और नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल बीतने के बावजूद सरकार अपने वादे से मुकर गई है। मितानिनों को वेतन नहीं मिल रहा, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी की गारंटी अब वादा करो भूल जाओ में बदल गई है। वहीं तहसीलदारों की हड़ताल पर भी बैज ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नारियल तक चढ़ाने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरे प्रदेश में राजस्व कार्य ठप है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। न कर्मचारियों की चिंता है, न जनता की। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ही इस सरकार का असली एजेंडा बन गया है। देख रहे हैं आप, लगातार प्रदेश में मितानिन बहनें हड़ताल पर हैं। काम पूरी तरह से चौपट हो चुका। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विधानसभा चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से बड़ा वादा करके आए थे,
कि उनको नियमित वेतनमान दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा और उनको नियमितीकरण करेंगे और 72,000 से अधिक मितानी ने आज हड़ताल पर कहीं न कहीं और साथ ही जो मानदेय मिल रहा था पिछले जब से सरकार बनी है, जो बढ़ी हुई राशि थी उनकी मानदेय पूरी तरह से बंद हो चुका है। बढ़ी हुई राशि जो हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार में मिलती थी उस राशि को भी उन्होंने कटौती कर दिया। इस तरह से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से हड़ताल का गढ़ बन चुका है। जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित कौशल तिहार 2025 का शुभारंभ महापौर मीनल चौबे और विधायक अनुज शर्मा की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर सामाजिक अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत दोनों अतिथियों ने वृक्षारोपण किया, जो पर्यावरण जागरूकता और मातृ सम्मान की भावना से जुड़ा था। कार्यक्रम में कौशल तिहार के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कौशल विकास योजनाएं युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं और हुनरमंद भारत की तस्वीर उभर रही है। महापौर मीनल चौबे और विधायक अनुज शर्मा ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बरसिंह विधानसभा के नगर पंचायत खरौरा स्थित विधायक कार्यालय में विधायक अनुज शर्मा ने जनदर्शन किया है। इस दौरान विधायक ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। खरौरा मंडल के सभी सरपंचों की बैठक में 3 अगस्त को होने वाली कांवड़ यात्रा, अवैध शराब, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, नल जल योजना, आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। विधायक अनुज शर्मा ने जनदर्शन के दौरान कहा कि शासकीय योजनाओं के लाभ और क्षेत्रीय विकास में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि वे क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार और मंगलवार को रायपुर कार्यालय, गुरुवार को खरौरा और शुक्रवार को धरसीवा कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत वृक्षारोपण किया है। जिले में विभिन्न फलदार और छायादार पौधों को इस दौरान रोपित किया गया है। इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी डिगेश कुमार देवांगन ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अमूल्य है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आबकारी उप निरीक्षक मोरध्वज साहू ने वृक्ष संरक्षण की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि वृक्ष कटाव से मानव जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस अभियान में हरेंद्र सिंह ठाकुर, निर्मल कुमार दुग्गा, कैलाश प्रसाद पांडे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्राध्यक्ष और परिवहन अधिकारी के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही कलेक्टर ने दीवार घड़ियां लगाने का भी आदेश दिया ताकि समय प्रबंधन में दिक्कत न आए। जिले में यह परीक्षा 3 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक 33 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत कुमार विश्वरंजन, नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर नवीन कुमार ठाकुर, सहायक नोडल अधिकारी जिला रोजगार जिलाधिकारी केदार पटेल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को परीक्षा के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल है। इस फैसले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था, जो जानबूझकर हिंदुओं को आतंकवादी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल हिंदू धर्म को बदनाम करना था। मालेगांव की जो घटना थी, ये घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है
वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए, और इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोजी साजी घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधुओं संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने यह निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है, और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू निर्दोष था, हिंदू जो है आजाद था, और हिंदू न्यायालय का पक्ष भी रखता है और हिंदुस्तान में कानून का सम्मान भी करता है। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मालीखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान 2 साल में ही जर्जर हो गए हैं। नगर निगम ने इन 50 आवासों के निर्माण का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया था, जिसकी लागत प्रति आवास 18 लाख रुपए बताई गई थी। लंबे चौड़े वादों के साथ लोगों को ये मकान दिए गए, लेकिन अब बारिश के मौसम में छतें टपक रही है और नालियों के अभाव में पानी घरों में भर रहा है। ये मालीखेड़ी MIG मालीखेड़ी है। यहाँ पे जब हम लोगों ने बुकिंग किया था तो बहुत सारे लोग लुभावने जो है तो वादे किए गए थे कि सारी व्यवस्थाएं करके देंगे, जो एक अच्छी कॉलोनी की व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन ये पूरा कॉलोनी वासियों के साथ पूरा धोखा किया है। JP इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी राजकोट की कंपनी है जो इस कॉलोनी को बनाया है, और यहाँ जो बनाने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे छप्पर के नीचे कोई रह रहा हो। लोगों को पन्नी लगानी पड़ रही है, लोगों को बाल्टी से मोटर लगा करके घरों से पानी निकाला जा रहा है। आज ये स्थिति है कि छूने से बाउंड्री वाल गिर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत MIG हम लोगों ने 18 लाख रुपए में खरीदा है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसकी हालत मतलब बहुत बेकार कंस्ट्रक्शन किया गया है। मकान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा छतों की हालत खराब है। दीवार पर हाथ लगाते से ही दीवार गिरती है। छत में इतनी सारी दरारें पड़ रही हैं कि मकानों में से पानी अंदर इतना चू रहा है कि जो घास के मकान होते हैं, घास की छत में से इतना पानी नहीं चूता जितना। बड़वा ब्लॉक के बलवाड़ा स्थित शासकीय सीनियर अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की छात्राएं बरसात के दिनों में परेशान है। जर्जर छतों से पानी टपकने के कारण उन्हें रात भर जागना पड़ता है। छात्रावास की अधीक्षिका प्रमिला वर्मा ने बताया कि साल 2015 से ये स्थिति बनी हुई है। बच्चों को हाल में बरसाती पानी पन्नी लगाकर सुलाना पड़ता है, फिर भी समस्या बनी रहती है। 50 से अधिक छात्राएं यहां रहती हैं और बारिश में भीगते हुए रातें काट रही है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। गीले बिस्तर, छत गिरने का डर और करंट फैलने की आशंका से छात्राएं डरी हुई है। इससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। SDM सत्यनारायण दर्रो ने कहा कि वे ट्राइबल विभाग से चर्चा कर मरम्मत के प्रयास करेंगे। छात्राएं अब प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठी हैं। 15-16 से यहाँ कार्यरत हूँ अधीक्षिका के पद पे। मैं जब से आई हूँ तब से यही कंडीशन बनी हुई है कि बच्चे मतलब बरसात के दिनों में बच्चों को मुझे हॉल में रखना पड़ता है। मैंने अपनी सेल्फ व्यवस्था से बच्चों के लिए पन्नी वगैरह डाल रखी है, बरसाती पन्नी, लेकिन उससे भी पानी नहीं रुक पा रहा है। और सारे बच्चे इतना परेशान रहते हैं कि मतलब उनको बारी बारी से सोना पड़ता है। और कई बार मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक रूप से, लिखित रूप से अवगत करवा चुकी हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई यहाँ मतलब ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ 9 से रह रहे हैं, 3 साल हो गए रहते। अच्छा। और खंडवा जिले के अंजनिया ग्रिड पर गुरुवार दोपहर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कर्मचारी मुकेश घुसवारे अपने साथी रितेश के साथ ग्रिड पर जमकर तोड़ने का कार्य कर रहे थे। तभी लोकेश गुज्जर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और बिजली चालू करने को लेकर बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कर्मचारियों पर डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। पुलिस ने लोकेश गुज्जर सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हुए इस हमले से क्षेत्र में रोष है, वहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। 12:30 बजे के करीब
मैं और मेरा साथी रितेश हम लोग वहाँ पर जंपर सही करने के लिए गए अन्या ग्रिड पे। तो जैसे हम पहुँचे और वहाँ पर हमने एक छड़ा लिया जंपर करने के लिए। मैं छड़ा निकाल ही रहा था और मैंने रितेश से बोला, मैंने कहा रितेश परमिट के लिए पंडित जी को फ़ोन लगा लो, तो पंडित जी परमिट ले लेंगे, इसके बाद अपन लाइट सही कर देते। रितेश ने फ़ोन लगाया, पंडित जी का बोलना हुआ कि अभी मैं रास्ते में हूँ, 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ, उसके बाद जंपर कर लेंगे। इसी बीच लोकेन गुजर उनके अन्य 4 साथियों के साथ में वहाँ पर उपस्थित हुआ और गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करता रहा। मैंने उसको समझाई थी, मैंने कहा भैया अभी 10-15 मिनट में पंडित जी आ रहे हैं, इसके बाद सप्लाई चालू हो जाएगी। गाली गलौज करते हुए फिर वो वापस चले गए। तो मैं पंडित जी का वेट करने के लिए मैं गाड़ी पर लेटा हुआ था। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।